नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने पिछले कुछ दिनों से अपने अलगाववाद का जो तांडव किया है उसके विरुद्ध पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। इस समय अगर सोशल मीडिया पर चल रही प्रतिक्रियाओं को देखिए, अगर टेलीविजन पर आ रही आम जनता की प्रतिक्रियाओं को सुनिए या चलते राह में किसी से बात करिए तो कुछ लोग कहेंगे कि उनको गोली मार देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि तुरंत सैयद अली शाह गिलानी सहित उन सारे नेताओं को जेल के अंदर बंद करना चाहिए जो भारत की खाते हुए और भारत को गालियां देते हैं, जो पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं। ये देश के गद्दार हैं। ऐसी अनेक प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो देश का बहुमत इस समय इन सारे अलगाववादियों के विरुद्ध जो है एक बहुत ही सख्त कार्रवाई के पक्ष में है और ये अस्वाभाविक भी नहीं है। जिस ढंग से सैयद अली शाह गिलानी अपनी दिल्ली से जम्मू कश्मीर वापसी के दिन से लेकर के और आज तक लगातार भूमिका निभा रहे हैं, उनके लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बाद इसमें किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए कि ये जानबूझ करके जम्मू कश्मीर में वैसी अशांति और हिंसा की स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि नियंत्रण से बाहर चीजें हो जाएं, सुरक्षा बलों को कार्रवाई करनी पड़े और वे भारत को बदनाम कर सकें और फिर या तो अलगाववादी आंदोलन का हिंसक तरीके से या हिंसक तरीके से आतंकवादी आंदोलन को पूरी तरह हवा मिल सके और पाकिस्तान को भारत पर उंगली उठाने का मौका मिले, पाकिस्तान फिर से कश्मीर कश्मीर चिल्लाना शुरू करे और उससे पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीतिक समस्या है उससे ध्यान हटकर एक बार फिर कश्मीर मुद्दा वहां बन जाए। तो जाहिर है अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे हम पाकिस्तान की नापाक साजिश को भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर 1 मई को वहां की पुलिस को यह मालूम था कि सैयद अली शाह गिलानी त्राल में जाने वाले हैं, वहां पिछले दिनों गोलीबारी में जो 2 लोग मारे गए उनके घर में शोक व्यक्त करने जाएंगे, उस शोक में वो जुलूस के तौर पर जाएंगे, वहां रैली होगी और उसके लिए उनको नजरबंद करना आवश्यक है। कहा यह जा रहा है कि नजरबंद करने की पूरी तैयारी भी हो गई, लेकिन उसके पहले ही वे भोर में वहां से निकल करके और त्राल पहुंच गए। यह कैसे संभव हुआ है? आखिर वहां वो पहुंचे कैसे? और वैसे भी जो अलगाववादी हैं उनको शुक्रवार का दिन बहुत भाता है, क्योंकि शुक्रवार को ही आमतौर पर नमाज पढ़ने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और उन्होंने भी यही किया। उन्होंने वहां की जो जामिया मस्जिद है उसमें नमाज जुमा अदा की और उसके बाद रैली किया, जिस रैली में नकाबपोश लोगों ने पाकिस्तान के झंडे फहराए, उस रैली में भारत विरोधी नारे लगे, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगे, आजादी कश्मीर की आजादी के पक्ष में नारे लगे। वो सारे नारे जो है भारत के कलेजे पर चुभने जैसा तीर था, भारत के हृदय में चुभने जैसे तीर थे सारे, और खुलेआम होते रहे। सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि जिस ढंग से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कश्मीर को आज पाकिस्तान में होना चाहिए था। वो किस आधार पर उन्होंने ऐसा कहा? बेचारे अपने शायद अपने जवानी के उम्र से यही कहते 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 अब मृत्यु के दहलीज तक उनके पैर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके अंदर से पाकिस्तान के प्रति जो उनका एक मोह है, भले खाते हैं भारत का और गाते हैं पाकिस्तान का, वो गया नहीं है। हालांकि सच यही है कि गिलानी जैसे लोगों का या मौलवी उमर फारूक का, मीर बाइज उमर फारूक हो या यासिन मलिक हो या और भी जो हुर्रियत के ऑल पार्टी हुर्रियत के नेता हैं, अब उनकी पाकिस्तान के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। अब पहले यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी सुन भी लेता था,
अब फिर वो गिलानी ने उस दिन भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्ताव के मुताबिक जनमत संग्रह कराना चाहिए। अरे भैया गिलानी साहब, जब यूनाइटेड नेशन ने पिछले ही वर्ष 3 बार पाकिस्तान के प्रस्ताव को नकार दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने साफ साफ कह दिया कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पत्र के जवाब में भी यही कहा, मौखिक भी यही कहा, और जो यहाँ यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर है उसको भारत ने कब का कह दिया कि भैया तू अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये सब जो अंदर से पराजित, हताश, और जो इनके गद्दारी के जो इनाम मिलने वाले थे उनमें कमी आ गई, दुनिया में इनकी पूछ खत्म हो गई, तो इनके अंदर भी एक हाहाकार मचा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर में अशांति, अस्थिरता और हिंसा पैदा हो जाए, किसी प्रकार से लोग इनके कहने पर आकर के उतर जाएं। हालांकि सच यही है कि इनके चाहने के बावजूद उतनी संख्या इनके साथ नहीं आ रही है। इन्होंने मुशर्रफ आलम के गिरफ्तारी के बाद बंद का आह्वान किया था, लेकिन सड़कों पर उतने लोग नहीं उतरे तो उन लोगों ने हिंसा की, तोड़फोड़ की, पुलिस पोस्ट में आग लगाई, मजबूरी में सुरक्षा बल को गोली चलानी पड़ी। गोली में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 9वीं का एक छात्र मारा गया, उसके कारण गांव के कुछ लोग सड़क पर आ गए, लेकिन इसके बावजूद वहां लोग सड़क पर उस प्रकार से नहीं उतर रहे हैं। त्राल में भी जो उनकी रैली हुई उसमें उतनी संख्या में लोग नहीं थे। जुम्मे की नमाज के बाद जो मोटा मोटी संख्या होती है उतनी ही रैली थी, लेकिन इस घटना ने अलगाववादियों को लंबे समय बाद एक मंच पर आने का मौका दिया। इसमें 3 बातें हो गई जो कि भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और वहां के प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि इस पिछले 7 वर्ष में वो त्राल में कोई रैली करने में सफल नहीं हुए थे। पहली बार 7 वर्ष के बाद गिलानी साहब बेचारे एक रैली करने में सफल हुए हैं। इसको रोका जा सकता था, उनको नजरबंद किया जा सकता था। दूसरे कि पहली बार पिछले 18 अप्रैल को इसके विरोध में ये सब लोग एक साथ आ गए थे। एक ही साथ गिलानी भी पहुंच गए, मीरबाइज उमर फारूक भी पहुंच गए, यासीन मलिक भी पहुंच गए। ये सब अलग अलग राग अलाप रहे थे, लेकिन ये एक साथ शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे, जुम्मे की नमाज अदा की और वहां पूरा भाषण दिया, और उस भाषण में जितने भारत विरोधी बातें हो सकती थी उन लोगों ने किया। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी घटना ये हुई है कि खास करके कश्मीरी पंडितों को लेकर के जब से भारत सरकार ने गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया, इनके कलेजे पर सांप लौटने लगी है, और उसको लेकर के ये घाटी में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि एक सांप्रदायिकता का माहौल बने, कश्मीरी पंडित भय से वापस नहीं आए, सरकार अपना पैर खींचे और दुनिया में यह संदेश जाए कि भारत जानबूझ करके सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर रहा है। लेकिन इन तीनों में इनको सफलता मिलेगी उसमें संदेह है। बावजूद इसके जो सबसे खतरनाक बात अभी सैयद अली शाह गिलानी ने किया है वो किया है अमरनाथ यात्रा को फिर से 2008 की स्थिति में ले जाने का प्रयास। आपको याद होगा कि 2008 में इन लोगों ने इसी ढंग से अमरनाथ यात्रा का विरोध किया था, जगह जगह उसके कारण गोलियां चली थी, हिंसा हुए थे और पूरा कश्मीर एक प्रकार से अस्त व्यस्त कर दिया था। आज अगर वो कह रहे हैं कि अमरनाथ की यात्रा को 15 दिन के बजाय आप 1 महीने कर दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे आप कौन होते हो ये तय करने वाला कि अमरनाथ की यात्रा कितने दिन होगी, अमरनाथ की यात्रा का नियंत्रण कौन करेगा, ये आप कौन होते हो? क्या कभी दूसरे समुदाय ने आपको कहा है कि आप अपना ईद कितने दिन मनाइए? क्या किसी ने कहा है कि आप हज यात्रा को कितने दिनों तक सीमित करिए? किसी ने कहा है कि आप अपनी नमाज को कितने समय तक सीमित करिए? क्या किसी ने आपके नमाज पढ़ने पर कभी कोई प्रश्न उठाया है? आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसको कट्टरपंथी इस्लामवाद, इसको सांप्रदायिकता, इसको घोर हिंदू विरोध क्यों न माना जाए?
इसको कश्मीर को पूर्णतया इस्लामिक राज्य में बदल देने के आपकी सोच का प्रकटीकरण क्यों न माना जाए। और यही एक बात है जो आज देशवासियों को चुभ रही है कि इतना बोलने के बाद पाकिस्तान का झंडा जिस आदमी की रैली में फहराया गया, जिसने स्वयं जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात की, उसके लिए लड़ने की बात की, जिसने लोगों को लड़ने के लिए आह्वान किया, और जो अब अमरनाथ यात्रा को नियंत्रण करना चाहता है, उसके नाम पर हिंसा और सांप्रदायिकता पैदा करना चाहता है, वो आखिर बाहर क्यों है। हालांकि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने साफ कह दिया है कि 2 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और 59 दिनों तक निर्धारित समय के अनुसार चलेगी। इसमें कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और उसी अनुसार यात्रियों के ठहरने, खाने पीने सब व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की भाषा आप जानते ही हैं। उन्होंने अहमदाबाद में बयान दिया कि वो भी यात्रा के विरोध में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि यात्रा होगी, यात्रा को कोई बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का जवाब वो नहीं दे रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का नारा लगाने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान का झंडा फहरवाने वाले व्यक्ति के साथ कार्रवाई क्या होगी। उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कानून अपने अनुसार कार्रवाई करेगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कह रहे हैं कानून अपने अनुसार कार्रवाई करेगा। तो कानून क्या कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वहां जुलूस निकाला, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, सैयद अली शाह गिलानी को गिरफ्तार करने की मांग की। तो एक आवाज जनता की ओर से जम्मू कश्मीर के अंदर भी उठ रही है और बाहर भी उसका विरोध हो रहा है। लेकिन जरूरी है इस आवाज को ताकत देने का। देश के कोने कोने से हिंदू और मुसलमान, ईसाई, सिख सभी इसके खिलाफ उठ खड़े हो, क्योंकि यह भारत की एकता, अखंडता का प्रश्न है। कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इस पर प्रश्न खड़ा करने वाला, इसको तोड़ने की बात करने वाला, वहां सांप्रदायिकता फैलाने वाला, हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थल अमरनाथ की यात्रा के बारे में टिप्पणी करने वाला, वो भारत का दुश्मन हो सकता है। और ऐसे दुश्मनों के विरुद्ध सरकार जो कार्रवाई करे, कम से कम जनता को तो इसके विरुद्ध खड़ा होना ही चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को भी, उसके समर्थकों को भी और दुनिया को भी संदेश जाए कि भारत के लोग इसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है और उसके मुंह पर करारा तमाचा लगे। और इस सभी संप्रदायों की ओर से उठनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति स्वयं को भले मुसलमान कहे, लेकिन मुसलमानों का हितैषी नहीं हो सकता है। आखिर भारत में, दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इसके आधार पर क्या राज्यों में फिर से विभाजन होगा, जैसा सैयद अली शाह गिलानी कह रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस पाकिस्तान को दुनिया इस समय यह दृष्टि से देखी है, जिसमें स्वयं आतंकवादी एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं, जहां की राज्य विफल हो चुका है, एक प्रकार से आतंकवादियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, उस पाकिस्तान के साथ मिलाने की भावना इनके अंदर कैसे पैदा होती है। इनकी मति मारी गई है इन अभागों की। ये जाकर के क्या करेंगे वहां। लेकिन चूंकि इनकी पूरी खेती, इनकी पूरी दुकानदारी, इनकी पूरी नेतागिरी इनकी पूछे ही इस आधार पर है, इनका पालन पोषण पाकिस्तान के से आए हुए गुप्त धन से होता है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनको छुड़ाने का रास्ता यही है कि भले ये चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा हो, कुछ दिनों के लिए अशांति पैदा होने दीजिए। अगर लोग विरोध करते हैं तो वहां गोलियां चलने दीजिए कुछ समय तक। मैं बिल्कुल अहिंसा का समर्थक हूं, लेकिन अगर सामने वाले हिंसा पर उतरते हैं तो उनको करारा प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। अगर देश की आजादी के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ी, एकता अखंडता के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ी, अगर कश्मीर को बचाने के लिए, इन अलगाववादियों की खात्मा के लिए अगर कुछ लोगों की बलि चढ़ती है, तो वो बलि देश प्रेम की बलि होगी। इसलिए इसमें न तो केंद्र सरकार को हिचकना चाहिए, अगर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती है तो उस पर दबाव बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि चूंकि इन्होंने अपने हाथ में पाकिस्तानी झंडा नहीं लिया है, लेकिन जो भाषण इन्होंने दिया है, जो अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में बोला है, वो सांप्रदायिक विद्वेष का भाव है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, वो एक राष्ट्रद्रोह है। किसी राज्य को तोड़ने की बात करना राज्य के खिलाफ विद्रोह आता है। और यह कहना
कि जवानों ने हार कर बंदूक उठाया है, आतंकवाद का समर्थन करना है। इसलिए ऐसे व्यक्ति और इसके साथ खड़े दूसरे व्यक्तियों को, हुर्रियत के उन धारों को, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई समय की मांग है। देश धैर्य जरूर रखेगा, नहीं चाहेगा कि तुरंत फुरत में कोई कार्रवाई हो, लेकिन देश यही चाहेगा कि ऐसी कमजोर भारत की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार न दिखे जिससे कि इनके पक्ष में खड़ा होने वालों की संख्या बढ़े, इनका हौसला बुलंद हो और आगे ये इससे बड़ी जो है राष्ट्रद्रोही हिमाकत करने की कोशिश करें। इन गद्दारों के साथ उसी प्रकार से पेश आना चाहिए देश को जैसे किसी देश के गद्दार से, कौन के गद्दार से, सेकुलरवाद के गद्दार से पेश आया जाता है।